Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of history. The chapter name is Regional Cultures. A box is given. The medieval period of India is marked by the growth and development of various regional cultures. Medieval period में इंडिया में बहुत सारे रीजनल कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ, उनका growth hui. This was a result of the complex process of amalgamation of local tradition with ideas from other parts of the country. इससे क्या हुआ, बहुत सारे संस्कृतियों का विकास हुआ, जिससे कि दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ एमलगेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन. एमलगेशन मीन्स होता है मिश्रण, मिक्स हो जाना. इससे क्या हुआ कि उस समय अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों के बहुत सारी परंपराएं जो उनकी जगहों पर चलती थी, उनकी सिटीज में जो चलती थी, कंट्री में जो चलती थी, उन सब का मिश्रण होने लगा. सम ऑफ दीज कल्चर्स डेवलप्ड अराउंड लैंग्वेज while some develop out of religious tradition. कुछ जो कल्चर्स थे, कुछ जो संस्कृतियां थी, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेवलप होने लगी, भाषा के अकॉर्डिंग डेवलप होने लगी, और कुछ जो है वो धर्म और धार्मिक परंपराओं से रिलेटेड होती थी, जिनका विकास हुआ. ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स. रीजनल कल्चर्स की ग्रोथ कैसे हुई, स्टेट वाइज यहाँ पर यह फर्स्ट है राजस्थान. इन द मेडिवल पीरियड राजस्थान सॉ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द एरिया. मेडिवल पीरियड में राजस्थान सॉ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द एरिया. राजस्थान में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ, उनका ग्रोथ हुआ. इट बिकेम फेमस फॉर इट्स आर्ट and architectural styles, music, dance, paintings, religious traditions, etc. और इस समय राजस्थान में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ, बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ. इस समय ये फेमस था अपनी आर्ट के लिए, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, पेंटिंग्स के लिए और रीजनल ट्रेडिशंस के लिए, मीन्स धार्मिक परंपराओं के लिए फेमस हो गया था राजस्थान. नेक्स्ट है बंगाल. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मार्शी लैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल वर मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. मुगल पीरियड में बंगाल में खेती के लिए जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी. वहां पर जो लैंड्स थी, फॉरेस्ट थे जो ईस्ट में बंगाल के एरिया में, वो खेती के लिए, कल्टीवेशन में खुदाई, खेती के लिए, खुदाई के लिए बहुत ही सुटेबल थे. मानसिंह द मुगल जनरल ब्रॉट ईस्ट बंगाल अंडर मुगल कंट्रोल एंड मेड ढाका इट्स कैपिटल. मानसिंह जो एक मुगल जनरल थे, उन्होंने ब्रॉड ईस्ट बंगाल अंडर मुगल कंट्रोल. उन्होंने क्या किया कि मुगलों के नियंत्रण में ईस्ट एरिया, बंगाल का ईस्ट एरिया, पूर्वी क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया. एंड मेड ढाका इट्स कैपिटल, और ढाका नामक जगह को अपनी राजधानी बना लिया. ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज मर्ज टुगेदर टू फॉर्म न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स. पीजेंट्स में होता है किसान. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल कम्युनिटीज जो थी वो न्यू कम्युनिटीज में फॉर्म हो गई, किसानों की नई नई कम्युनिटी बन गई. द मुगल ऑफिशियल्स who received land grants in the area built mosques that became the center of religious transformation in these areas. The Mughal officials who received land grants in the area, ऐसे मुगल ऑफिशियल्स जिनको जमीन दी जाती थी, लैंड ग्रांट किया जाता था, उनका अपना एक एरिया होता था, वो क्या करते थे, अपने एरिया में मस्जिद बना लेते थे, जिससे कि वो धार्मिक क्षेत्र के रूप में उसका प्रयोग कर सके. Several Sufi saints became popular and were often looked up by people with affection and respect as पीर. बहुत सारे सूफी संत होते थे उस समय जो कि मेडिवल पीरियड में फेमस हुए. एंड वर ऑफन लुक्ड अप बाय पीपल विद अफेक्शन, और वो लोगों को लगाव के साथ, अटैचमेंट के साथ उनसे बातें करते थे, उनको उपदेश देते थे. एंड रिस्पेक्ट एज पीर, और वो उन सारे लोगों को पीर की तरह, जो सूफी संत होते थे उनको पीर की तरह रिस्पेक्ट, एज अ पीर रिस्पेक्ट दी जाती थी. Their streams became center
ऑफ न्यू कल्चरल डेवलपमेंट्स, और उनके जो एरियाज थे वो कल्चरल डेवलपमेंट के एरियाज बनने लगे। नेक्स्ट है उड़ीसा। Sometimes the religious tradition of a region also gave it a distinct identity. फिर उसके बाद क्या हुआ? Sometimes the religious tradition, धार्मिक परंपराएं जो थी, जो एक क्षेत्र में चलती आ रही थी, also gave it distinct identity. उनकी अपनी एक परंपराओं की अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। For example, the cult of Lord Jagannath at Puri in Odisha created a distinct culture for the region. लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में आपने सुना होगा, भगवान जगन्नाथ के बारे में। कल्ट मीन्स होता है रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ अ रीजन विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, धार्मिक परंपरा। कल्ट मीन्स धार्मिक परंपरा। द कल्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी नामक जगह पर एक अलग कल्चर बनाया गया उस क्षेत्र में, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड था। The history of Lord Jagannath suggests that the deity was originally a local god. और उस समय लॉर्ड जगन्नाथ को पूजने की, उनको मानने की क्या धारणा थी, क्या लोगों ने क्या किस वजह से मानना शुरू किया? The history of Lord Jagannath suggests that the deity was originally a local god, कि जो देवता है वो एक लोकल गॉड है, विच वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज विष्णु, जिनको बाद में भगवान विष्णु की तरह माना जाने लगा था। लेटर इट बिकेम द सेंट्रल कल्ट इन उड़ीसा, और फिर बाद में ये एक सेंट्रल ट्रेडिशन की तरह उड़ीसा में उसका प्रयोग किया जाने लगा। इन परंपरा को आगे बढ़ाया गया। इन द 12th century, अनंतवर्मन द रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी बिल्ट अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी। 12th सेंचुरी में अनंतवर्मन, जो कि गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, शासक थे, उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ का एक मंदिर बनवाया पुरी में। पुरी जगह का नाम है, पुरी में एक मंदिर बनवाया। द लेटर रूलर्स ऑफ द रीजन आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज द डिप्यूटी ऑफ लॉर्ड, और फिर वहां के जो शासक थे वो सब भगवान जगन्नाथ को मानने लगे और उनके भक्त बन गए। themselves as the deputy of Lord. Even today, the Jagannath Rath Yatra is celebrated by the people of Odisha with much pride and fanfare. आजकल के समय में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, जो कि बहुत ही प्राइड और फैनफेयर के साथ होती है। नेक्स्ट है रीजनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अंडर द मुगल, पर्शियन वॉज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज। मुगलों के शासन काल में पर्शियन लैंग्वेज एक कोर्ट लैंग्वेज मानी जाती थी। At the same time, in various other parts of India, distinct languages and literary tradition emerged. और उसी समय क्या हुआ कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की भाषाएं, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस यूज होने लगी, और उनका लिटरेरी ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से इमर्ज होने लगा। मतलब साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी परंपराओं से रिलेटेड चीजें होने लगी। फर्स्ट है हिंदी, यहाँ भाषा के बारे में 1 by 1 बताया जाएगा। फर्स्ट है हिंदी। द हिंदी लैंग्वेज ओरिजिनेटेड बिटवीन द 7th and 10th century। हिंदी लैंग्वेज की उत्पत्ति कब हुई? 7th और 10th सेंचुरी के बीच में हुई। It developed from Sanskrit and Upper Bhramish language of the medieval period. It developed from Sanskrit and Upper Bhramish लैंग्वेज ऑफ द मेडिवल पीरियड। और ये जो हिंदी लैंग्वेज 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जिसका ओरिजिनेशन हुआ, जो जिसकी उत्पत्ति हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था? संस्कृत लैंग्वेज और अपरभंश लैंग्वेज के मिक्सचर से हुआ था मेडिवल पीरियड में। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। और हिंदी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसमें बहुत सारे स्टेजेस में हुआ। फर्स्ट स्टेज नोन एज आदि कला वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर के हिस्ट्री में सबसे रिचेस्ट पीरियड था, और फर्स्ट स्टेज था जिसे आदि कला का नाम दिया गया था। द सेकेंड स्टेज नोन एज द भक्ति काल। फर्स्ट स्टेज नोन एज आदि काल and second stage is known as भक्ति काल। भक्ति काल, दूसरी स्टेज को भक्ति काल नाम दिया गया था।
was known for the rich contribution made by निर्गुण and सगुण सेन poets। और इस समय इस काल में क्या हुआ कि बहुत सारे निर्गुण और सगुण सेन poets ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए, बहुत सारी किताबें लिखी। द थर्ड स्टेज नोन एज रीति काल, थर्ड स्टेज को रीति काल कहा गया, वॉज फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पोएट्स लाइक केशव दास, चिंतामणि एंड बिहारी। थर्ड स्टेज को रीति काल कहा गया जिसमें बहुत सारे पोएट्स ने कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया, जिनमें केशव दास, चिंतामणि और बिहारी जैसे कवि होते थे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदी लाइक ब्रज भाषा, खड़ी बोली वर बिगैन टू बी यूज्ड इन डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएम्स। और हिंदी की कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा डिवोशनल सॉन्ग्स में, भक्ति गीत में और पोएम्स में। वन सच एग्जाम्पल इज चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, अ पोएम डिस्क्राइबिंग अ वैलर ऑफ राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान। उसका एक एग्जाम्पल है, चंदन बरदाई ने एक पृथ्वीराज रासो नामक एक पोयम लिखी थी जिसमें राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें लिखी हैं। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर बताया गया है। 3 काल में उसको बांटा गया है, आदि काल, भक्ति काल और रीति काल। इसके अलावा नेक्स्ट लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू रिजल्टेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेजेस। ये पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज से मिलकर के बना है उर्दू। इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी एक फेमस एम्परर थे हिस्ट्री में। इनके इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में इस भाषा का विकास हुआ था। द लैंग्वेज फ्लरिश्ड इन द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। इस भाषा का ज्यादा प्रयोग होता था बीजापुर और गोलकोंडा नामक जगह पर। द अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क इन दक्कनी उर्दू इज अ मिस्टिकल प्रोज ट्रीटाइज। और इसके अर्लीस्ट वर्क है जिसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रोज से रिलेटेड है, मीराजल अश्किन बाय सेंट जेजू दराज। ये बुक का नाम है, प्रोज का नाम है। Urdu arrived in North India in a more developed form during the Mughal period. मुगलों के शासन काल में उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा हुआ और वहां से विकास होकर के पूरे एरिया में ये फैलता गया। आसमीज, आसाम में रहने वाले लोग असमीज भाषा का प्रयोग करते हैं। द पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ असमीज लिटरेचर इन रिस्पॉन्स टू द भक्ति मूवमेंट। और उस समय असमीज लिटरेचर का भी रिस्पॉन्स मिला भक्ति मूवमेंट से, जिसकी शुरुआत हुई थी। द पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ असमीज लिटरेचर इन रिस्पॉन्स टू भक्ति मूवमेंट। इट वॉज शंकर देव, अ ग्रेट पोएट हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट role in the development of Vaishnavism and also wrote poetry in the Assamese language. ये कौन थे? It was शंकर देव, अ ग्रेट पोएट। यहाँ पर एक पोएट का नाम बताया जा रहा है। पोएट मीन्स कवि, जो कविताएं लिखते हो। शंकर देव के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वैष्णविज्म को का विकास करने के लिए। वैष्णविज्म मीन्स वैष्णव धर्म को मानने वाले जो होते हैं। एंड ऑल्सो रोट पोएट्री इन असमीज लैंग्वेज। और उन्होंने इस भाषा में बहुत सारी पोएट्रीज लिखी। हिज डिसिपल माधव देव रोट भक्ति रत्नावली विच टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति। और उनके डिसिपल मीन्स होता है शिष्य। उनके जो एक शिष्य थे माधव देव, उन्होंने भक्ति रत्नावली नामक किताब लिखी जो कि भक्ति से विच टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति, जो जिसमें भक्ति से रिलेटेड सारी बातें लिखी हैं। ही रोट अ हैंडबुक कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हिम्स called the Bargitas, depicting the life of Krishna in Vrindavan, and another work also dealing with the childhood of Krishna.
और इस समय क्या हुआ कि he wrote a handbook consisting of a large number of hymns. hymns में होता है भजन. उन्होंने भजनों के रूप में बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से एक का नाम है बारगीतास, डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ कृष्णा इन वृंदावन. वृंदावन में कृष्ण की लाइफ से रिलेटेड बातें उसमें लिखी है. एंड अनदर वर्क ऑल्सो डीलिंग विद द चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा, और भगवान कृष्ण के बचपन की बातें उसमें लिखी हैं. गोपाल चंद्र द्विज wrote the story of Krishna as told in the Bhagavad Gita and विष्णु पुराण. और यहाँ पर दूसरे पोएट का नाम दिया गया है गोपाल चंद्र द्विज, जिन्होंने भी कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में सारी बातें अपनी किताबों में लिखी हैं, जो कि भगवत गीता और विष्णु पुराण की तरह हैं. जो भगवत गीता और विष्णु पुराण में लिखी वैसी बातें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं. Assamese prose developed mainly through the compilation of history chronicles known as Buranjis. Assamese prose developed mainly through the compilation of history chronicle work. ये जो Assamese prose थे, जो भी किताबें यहाँ इस समय लिखी गई थी आसामीज भाषा में, वो हिस्ट्री क्रॉनिकल्स के रूप में बुरानजीज के नाम से जानी जाती है. These were written on the instruction of the Ahom kings. और ये उस समय के अहम राजा जो होते थे उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके निर्देश से ये लिखी जाती थी. द सिनो-तिब्बतन dialect of the Ahams greatly influenced Assamese prose just as it had given a cultural identity to the people. और उस समय सिनो-तिब्बतन जो राजा थे, उस समय के अहम्स जो भी राजा हुआ करते थे वो भी इस संस्कृति को बढ़ावा देते थे, उससे प्रभावित होकर उसको आगे के लिए बढ़ाते थे. आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी. गुड डे.